नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। चारों बड़ी खबरों की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पहली खबर अंबाला से है, जहां लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया ने अपना नामांकन दाखिल किया है। दूसरी खबर रेवाड़ी से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम से राज बब्बर को प्रत्याशी घोषित करने पर तंज कसा है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपने बयान में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। और चौथी खबर सोनीपत से है, जहां एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए जीएसटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली खबर सियासत से जुड़ी हुई है, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी अंबाला से बंतो कटारिया आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान सीएम समेत कई सारे बीजेपी के बड़े नेता यहां पर पहुंचे। साथ ही दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर कांग्रेस ने जो सस्पेंस सीट पर रखा था गुरुग्राम, अब उस पर सस्पेंस खोलते हुए राज बब्बर को टिकट दे दिया गया है। चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। अंबाला लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, सीएम नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के राज्य मंत्री असीम गोयल और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि मोदी की गारंटी पर बात करने वालों ने खुद के 75 साल में दी गई गारंटी को पूरा नहीं किया। के रूप में श्रीमती बंतो कटारिया जी ने आज यहाँ अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नामांकन दाखिल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कंवरलाल जी, माननीय असीम गोयल जी की उपस्थिति में जो आज ये नॉमिनेशन फाइल किया है, मुझे पूरे देश भर में लगभग प्रवास करने का अवसर मिला है और मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं कि जिस तरह से एक बार फिर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। इस समय पहला नॉमिनेशन गुरुग्राम में राव इंद्रजीत जी का हुआ है 30 तारीख को, और आज बंतो कटारिया जी का अंबाला में नॉमिनेशन है। पूरे हरियाणा में आज एक पॉजिटिव माहौल नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं उसके प्रति पॉजिटिविटी है, और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। कमल का फूल खिलेंगे और काम किया है। अगर हम देखें इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर 4 लाइनिंग रोड, एक्सप्रेसवे और या वहां पर हमारे और भी विकास के कार्य बड़ी गति से जो चले हैं। चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज की बात लगा लीजिए, बेटियों के लिए चाहे हर 20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज की बात ले लीजिए, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं सरकार ने मजबूती से इन 10 वर्षों में पूरी की है और गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, चिरायु कार्ड के माध्यम से, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का कार्य भी लगातार निरंतर इन 10 वर्षों के अंदर गति से जारी रहा है। और इन सब बातों को लेकर के जो लोगों में एक पॉजिटिविटी का भाव है, उसको लेकर के वो आंकलन करते हैं कि कांग्रेस के समय के अंदर कितने कार्य हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के समय में कितने कार्य हुए हैं। इस बात का लोग आंकलन करके आज लोग इस बात को मान रहे हैं, चाहे गांव के अंदर है चाहे नगर के अंदर है, कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ईमानदारी से देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें बढ़ी। रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम से राज बब्बर को प्रत्याशी घोषित करने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पता ही नहीं था कि कांग्रेस गुरुग्राम से प्रत्याशी उतारेगी भी या नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज बब्बर ने उनके आने से परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और बीजेपी के पक्ष में एक तरफा ही परिणाम रहेगा।
देखो, आज का प्रोग्राम थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कसौला चौक के ऊपर हमने जो प्रोग्राम किया है, बीसीओ गांव के लोग यहाँ पे आए हैं, बीसीओ गांव की पगड़ी यहाँ पर आई है और सबने 36 बिरादरी के लोगों ने आश्वस्त कराया है कि इस बार पिछले साल की निस्बत, पिछले इलेक्शन की निस्बत ज्यादा वोटों से आपको यहाँ से जिताएंगे। और मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि भाई कोशिश करो कि रिकॉर्ड तोड़ा जाए, और ये तोड़ने को तैयार है। फिल्म अभिनेता को यहाँ से आपके बराबर उतारा है, नुमाइंदगी दी है, किस तरह से देखते हैं आप? देखो, लड़ने का तो सभी को अधिकार है और हम उनको स्वागत करते हैं। कम से कम कोई हमारे खिलाफ प्रतिद्वंदी उतारा थी कांग्रेस ने, अब तक तो पता ही नहीं था कि उतारेंगे भी कि नहीं उतारेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चैन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। चैन, आपसे जानना चाहेंगे कितना कड़ा ये मुकाबला होने वाला है गुरुग्राम की सीट का, चाहे फाजिल भुरिया की बात करें, चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, और अब राज बब्बर के नाम पर बड़ी टक्कर मानी जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, इस बार मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा और काफी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि 2 बार भाजपा से और उससे पहले कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं राव इंद्रजीत सिंह। उनका अपना एक अलग वर्चस्व है पूरे इलाके के अंदर, पूरी गुरुग्राम लोकसभा के अंदर। तो दूसरी तरफ अगर बात करें कैप्टन अजय यादव की, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस से मंत्री रह चुके हैं, 6 बार वो यहाँ से इतवाड़ी से विधायक भी चुने गए हैं। उनका भी एक अलग रुतबा है यहाँ पर। यानी अगर टिकट मिलती कांग्रेस के कैप्टन अजय यादव को तो मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो सकता था, क्योंकि राव इंद्रजीत को पटकनी जो है वो सिर्फ कैप्टन अजय यादव ही दे सकते थे। लेकिन कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर का जो लगातार ऊपर नीचे नाम चल रहा था, कैप्टन अजय यादव पहले मना कर चुके थे कि वो टिकट नहीं लेंगे। उसका कारण ये था कि पार्टी ने जब आवेदन मांगे गुरुग्राम लोकसभा से, तो कैप्टन की नाराजगी वहां से शुरू हो गई थी कि 6 बार वो विधायक रह चुके हैं, हर बार टिकट उन्हें दिया जाता है, वो नहीं मांगते, फिर भी उन्हें घर पर बैठे हुए टिकट मिलता था कांग्रेस का। लेकिन इस बार टिकट कटने से कहीं ना कहीं उनका दर्द जरूर छलक रहा है। और इसी कड़ी के अंदर राव इंद्रजीत सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर कुछ चूक जरूर कर दी है राज बब्बर को टिकट देकर। अगर कैप्टन अजय यादव को टिकट दिया जाता तो मुझे भी मुकाबले में अपना प्रतिद्वंदी सामने जरूर नजर आता। और इसी कड़ी के अंदर कल जो चिरंजीव राव हैं कैप्टन अजय यादव के बेटे, उन्होंने भी अपने निवास रेवाड़ी के ऊपर एक बैठक बुलाई है कार्यकर्ताओं की, और कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि वो विधायक हैं कांग्रेस से और कैप्टन अजय यादव भी 6 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। अब देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या तय होता है। लेकिन जहां तक बात करें जीत और हार की, यहाँ से माना जा रहा है कि जीत राव इंद्रजीत सिंह की ही पक्की होगी, क्योंकि राज बब्बर के बारे में राव इंद्रजीत सिंह कह चुके हैं कि वो बाहरी व्यक्ति है, उनकी जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में ही तक ही सीमित है, हरियाणा से उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो अपनी जीत को निश्चित मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता है चैन की इतना बड़ा फैसला लेकर के जो प्रत्याशी चुना जाना चाहिए था, अगर इस तरीके का फैसला कांग्रेस ने लिया है तो थोड़ा सा मुसीबत भी उसके सामने खड़ी हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि फरीदाबाद और गुड़गांव लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की शुरुआत जननायक जनता पार्टी ने कर दी है। वहीं जननायक जनता पार्टी के पक्ष में प्रत्येक वर्ग मतदान भी करेगा और उसे ऐतिहासिक रूप से जीत भी दिलाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले काफी समय से राष्ट्रीय पार्टियों का कब्जा है। जनता हरियाणा के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाने वाले व्यक्ति को चुनकर संसद में भेजेगी। बीजेपी के 400 पार के नारे पर वो बोले कि अब प्रधानमंत्री ने भी 400 पार कहना बंद कर दिया है। अबे भाई साहब जीतेंगे, बहुत बड़ी जीतेंगे। ये खेतरी पार्टी है, खेतरी पार्टी जब तक ताकतवर होंगी तभी अपने स्टेट को ज्यादा ताकत मिलेगी। फरीदाबाद लोकसभा और गुड़गांव लोकसभा के जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने
अपने नामांकन भरे हैं और इस देश के बड़े लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की आज हुई है। और मैं मानता हूं कि युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, छोटा दुकानदार हो, किसान हो, प्रत्येक वर्ग जननायक जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान भी करेगा और ऐतिहासिक जीत हमारी कई सीटों पर होगी। जनता ने मन बना रखा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और खास तौर पर फरीदाबाद की जनता ने जो बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय पार्टियों का यहाँ कब्जा है, आज हरियाणा की आवाज पार्लियामेंट में मिले, हरियाणा के मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाने वाले व्यक्ति को चुनकर फरीदाबाद की जनता भेजने का काम करे। आपको ये खबर बता रहे थे जहां पर जेजेपी एक बार फिर से हमलावर होती दिखी। दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधते हुए कहा कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है। इस बार जनता जागरूक हो चुकी है और वो उसी को अपना प्रत्याशी बनाएगी या उसी को अपना नेता बनाएगी जो संसद में उसके स्थानीय मुद्दे और उनकी परेशानियों को रख सके। तो यहां पर बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलते हुए दुष्यंत चौटाला नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे मोनू पांचाल फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। मोनू, जननायक जनता पार्टी यानी बीजेपी, माफ कीजिएगा, जेजेपी यहां पर काफी मुखर होती हुई नजर आ रही है। जब से गठबंधन अलग हुआ तब से तेवर ही बदल गए हैं कहा जा सकता है और जीत का भी दावा कर रहे हैं लगातार। ज्योति, देखिए जिस तरीके से जो है जो गठबंधन टूटा है जेजेपी और बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं अब जेजेपी के जो बयान है वो अब लगातार जो है वो पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बात को लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो जेजेपी जो पार्टी ने जो है वो तमाम यानी कि अपनी लोकसभा में जो है वो प्रत्याशी उतारे और इसके चलते ज्योति मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम से लेकर के और फरीदाबाद जो है वो दुष्यंत चौटाला जो है यहाँ पर जो है अपने कैंडिडेटों के यानी अपने प्रत्याशियों के जो है वो नामांकन भरवाने के लिए आए थे। और वहीं इसी बात की जाए तो इसमें जो है फरीदाबाद में जो है जो प्रत्याशी नवीन हुड्डा है उनका जो है वो यहाँ पर जो है नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे। और मैं इससे पहले बता दूं ज्योति, इससे पहले जो है फरीदाबाद में जो है जेजेपी का एक दफ्तर था, उस दफ्तर का जो है वो उद्घाटन किया अपने कार्यालय का। और उसके बाद जो है वो अपने दलबल के साथ जो है वो अपने प्रत्याशी को लेकर के नामांकन भरवाने के लिए 12 सेक्टर जो है फरीदाबाद के सेक्टर 12 में पहुंचे। और यहाँ पर जो है वो तमाम अपने दलबल के साथ पहुंचने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र जो परिवर्तन है उसका जो है उसका आयोजन जो है वो शुरुआत यहाँ पर जो है वो कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो जो है यहाँ पर जो पीछे बयान जो है वो जरूर नजर आए हैं दुष्यंत चौटाला ने बोला जिस तरीके से देखा जाए तो जो बीजेपी है वो 400 पार का नारा लगाती है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी अब 400 पार का नारा लगाना भूल गए हैं। वो इस तरीके से तीखा बयान देते हुए नजर आए। इसके साथ साथ मैं बता दूं जो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये बयान भी देते हुए नजर आए क्योंकि यमुना नदी की बात की जाए तो जिस तरीके से 700 करोड़ रुपए जो है वो जो है यमुना नदी को साफ करने के लिए वो खर्च कर चुकी है। लेकिन स्थिति जो है वो तस है। सरकार इस जो है इस मुहिम में जो है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ बात की जाए तो गंगा यमुना की भी बात की उन्होंने, वहां पर भी जो है वो बीजेपी का तमाम जो है वो करोड़ों रुपए खर्च करे और यहाँ पर भी जो है वो बीजेपी फेल होती हुई नजर आ रही है। तो तमाम जिस तरीके से जो लगातार तीखे बयान होते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब आमने सामने जो है वो तमाम पार्टियां आ चुकी हैं। वही बात की जाए तो ज्योति इसके साथ साथ जो है दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि अब उनकी जो सीधा मुकाबला है वो बीजेपी से है। जी ज्योति। बिल्कुल मोनू, लेकिन एक चीज तो यहाँ पर साफ तौर पर समझ आती है फिर नजर आती है, जब तक आप किसी के साथ गठबंधन में है, सत्ता में है, आपका स्वार्थ है, तब तक आप उसकी बहुत ही अच्छाइयां सामने रखेंगे, अपने अच्छे काम गिनाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका गठबंधन टूटता है यानी राजनीतिक स्वार्थ से आप अलग होते हैं, वैसे ही आप उस पर कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। और ये आत्मविश्वास जो इस सीट से वो दिखा रहे हैं कि अब मुकाबला कुछ नहीं है, बीजेपी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है, हमारे प्रत्याशी जीतने वाले, इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है?
ये ज्योति बिल्कुल जो है वो सच्चाई जो है वो बिल्कुल अब जो है जनता के सामने जो है आती हुई नजर आ रही है। ज्योति मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन था, तो कहीं ना कहीं जेजेपी जो है वो बीजेपी का गुणगान करती हुई यहाँ पर नजर आ रही थी। तमाम मुद्दों को लेकर के वो जो है बीजेपी की सराहना करती थी और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की भी जो है वो सराहना करते थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम चीजों को, जिस तरीके से गठबंधन यानी कि लोकसभा पे जिस तरीके से जो सहमति सीटों को लेकर के नहीं बनी और गठबंधन टूटा, और टूटने के बाद जिस तरीके से सहमति नहीं बनी है ज्योति, अब जो है वो कहीं ना कहीं जेजेपी अब पीछे बयान है पर करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब मुकाबला जो है वो बीजेपी से अपना करते हुए बताते हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं ज्योति, यहाँ पर सीधा आरोप लगाते हुए यानी कि कटाक्ष करते हुए दुष्यंत चौटाला उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस भी जो है वो 10 साल जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो भारत में जो है वो राज किया है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो अपने प्रदेश की समस्याओं को, अपने प्रदेश के मुद्दों को जो है वो संसद में नहीं उठा पाई है। लेकिन अगर उनकी पार्टी आती है, उनके कैंडिडेट आते हैं, उनकी सरकार जिस तरीके से 10 की 10 सीट जो है उम्मीदवार आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हरियाणा प्रदेश का मुद्दों को लेकर के, वो तमाम चीजों को लेकर के चर्चा जो है वो संसद में करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के तमाम तो अलग अलग कटाक्ष करते हुए यहाँ पर साफ तौर से देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, और इससे एक चीज समझ आती है कि चाहे पार्टियां कुछ भी गए, फैसला तो जनता के हाथ में। ये फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों पर हरियाणा की एसीबी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो ताजा मामला है वो सोनीपत से सामने आया है, जहां पर जीएसटी इंस्पेक्टर संदीप कुमार को 9,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी के लिए जीएसटी वेरिफिकेशन करवानी थी और उसी के लिए इंस्पेक्टर संदीप कुमार रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के बाद टीम नियुक्त कर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं केयरटेक प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। मेरे से उन्होंने जीएसटी वेरिफिकेशन के पैसे मांगे थे, तो वो रिश्वत कह रहे थे कि भाई आपका जो है कंपनी को बंद कर देंगे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। कितने रुपए मांगे थे और आपने फिर क्या शिकायत की? पहले 1 लाख रुपए मांगे थे, फिर उन्होंने 30,000 मांगे। CEO एंड फाउंडर ऑफ रिफ्केटेक प्राइवेट लिमिटेड हूँ। हमारा काम IT प्रोफेशनल्स हैं। हम मोबाइल सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें कि हमारे कंपनी में संदीप नरवाल जी आए थे। उन्होंने ये कहा था कि आपकी कंपनी में GST वेरिफिकेशन रहता है, जबकि हमारी कंपनी का GST वेरिफिकेशन 3-4 महीने से पहले ही हो रखा है। तो हमें पता था कि ऐसा कुछ पेंडिंग में नहीं है, तो हमें तब से ही शक था। इन्होंने हमसे पैसों की डिमांड की। तो सोनीपत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन नजर आया। दरअसल जीएसटी इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। बताया जा रहा है कि जीएसटी का यह मामला था। 9,000 की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया, यानी रंगे हाथों पकड़ा गया। अब इस पर सवाल ही सबसे बड़ा बनता है कि अगर जनता की सेवा करने वाले लोग ही इस तरीके से भ्रष्ट होंगे तो कैसे ये उम्मीद की जाए कि प्रशासन जो है वो सही तरीके से काम करेगा। हालांकि इस पर एक्शन लिया गया। 9,000 की रिश्वत लेते हुए जब इन्हें पकड़ा गया तो उसके बाद से इनकी गिरफ्तारी भी हुई है और तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस दौरान की ये कार्रवाई हुई है, जिस दौरान ये पूरा वाकया हुआ है, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। तो सोनीपत की ये तस्वीरें हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, ये मामला वही अधिकारी जो जनता की सेवा के लिए रखे जाते हैं, लेकिन उन्हीं पर इस तरीके के इल्जामात लगते हैं और कार्रवाई होती है, तो क्या संदेश मिलता है? जी बिल्कुल, देखिए जिला सोनीपत में पहला मामला ऐसा देखने को नहीं मिला जो रिश्वत के आरोप में अधिकारी को पकड़ा गया है। अब चुनाव का दौर है, फिर भी अधिकारी अपनी बाज नहीं आ रही। सोनीपत में ताजा मामला सामने आया है, जो 9,000 की रिश्वत में जो अधिकारी पकड़ा गया है, ये छोटी बात नहीं है। जीएसटी का ये अधिकारी था और अब चुनाव का दौर है, तो लगातार जो अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनको कहीं ना कहीं सरकार जेल के पीछे भेजती है। लेकिन अभी तक जो ये नहीं कहा जा सकता कि सोनीपत में रिश्वतखोरी नहीं है। ये पूरे हरियाणा की बात है कि रिश्वतखोरी अभी लगातार देखने को मिलती है, लेकिन अधिकारी जो है वो बाज नहीं आते। जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और उनसे रिश्वत ली जाती है और रिश्वत के मामले में
अधिक बार जो है अधिकारियों को पकड़ा जाता है और जेल के अंदर रोका जाता है, फिर भी भ्रष्ट अधिकारी हैं जो लोग हिरासत में लिए जाते हैं, उनसे पूछताछ होती है और उनके बावजूद जो रिश्वत के मामले सामने आते हैं। ये कोई ताजा मामला नहीं है। सोनीपत में अनेक बार देखा गया है कि बड़े से बड़े अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है, लेकिन ये मामला अभी चुनाव का दौर है और चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों ने काम किया है ये काफी बड़ी बात है। शिकायत के बाद काम होते हैं और लगातार रिश्वतखोरी अभी भी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही लोग हैं जिनको जनता की सेवा करने के लिए एक तो सरकार पैसा देती है पहले से, और फिर ये चंद रुपयों के लिए इस तरीके से अपना ईमान बेचते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो सरकारी कर्मचारी है इसको अधिक मिलते हैं, लेकिन फिर भी देश का जो कर्मचारी होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, उसको खुद इसको देखना चाहिए कि मैं इस देश का कर्मचारी हूँ, टैक्स का पैसा मुझे मिलता है जिससे मेरा परिवार चलता है, लेकिन रिश्वत ही ज्यादा घुल चुकी है अधिकारियों के। ऐसे लोग जो भ्रष्ट लोग हैं जिनको जेल के पीछे भेजा जाता है, खासकर वो लोग इसमें जो गरीब व्यक्ति होता है, अपने इंसाफ के लिए घूमता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है और रिश्वत भी उन्हीं लोगों से ली जाती है जो गरीब व्यक्ति होते हैं। उसी व्यक्ति को है जो गरीब व्यक्ति होता है। भ्रष्ट अधिकारी जो है वो लगातार अपना काम करते हैं और जिसकी खामियाजा वो भुगतना होता है, जहाँ आम जनता अपने साथ रिश्वतखोरी भी लगातार ऐसे बढ़ती है। बिल्कुल, अधिकारी हैं उनको जेल के पीछे भेजा जाता है, फिर भी अधिकारी अपना जो देश की टैक्स का पैसा लेने के बावजूद टैक्स का पैसा जिसकी सैलरी मिलती है और उसका परिवार चलता है, फिर भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हरियाणा के अंदर काफी देखने को मिलते हैं। खासकर जब भी ऐसा मामला देखने को मिलता है उनको जेल के पीछे भेजा जाता है, लेकिन फिर भी लगातार रिश्वत देखने को मिलती है। बिल्कुल, और ये जो मामला है ये उन लोगों के साथ ज्यादा देखने को मिलता है जो लोग गरीब होते हैं, क्योंकि उन्हीं को ज्यादा टारगेट किया जाता है। वो लोग जागरूक कम होते हैं और काम करवाने के लिए उन्हें लगता है कि ज्यादा चक्कर क्या काटने हैं, अगर रिश्वत थोड़ी बहुत है भी तो दे दी जाए, लेकिन ये गलत है बिल्कुल। क्या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा तंत्र बनाया गया है, क्योंकि कई सारे मामले तो ऐसे भी होते होंगे जो नजर ही नहीं आते होंगे, जिनकी कार्रवाई तक बात ही नहीं पहुंच पाती होगी? जी बिल्कुल, देखिए जब गरीब व्यक्ति रिश्वतखोरी देने में इसलिए मजबूर होता है कि जब अधिकारी के 10 से 20 चक्कर काटे जाते हैं और वो गरीब व्यक्ति अपनी दिहाड़ी को छोड़कर जाता है, इसलिए वो व्यक्ति ये समझता है कि रिश्वत देकर ही काम हो जाए। जो मगरमच्छ, जिनको मगरमच्छ कहा जाएगा, जो देश के मोटे मगरमच्छ हैं, जो मोटी रिश्वत खाते हैं, वो अधिकारी भी मोटे हैं और जो रिश्वत देने वाले व्यक्ति हैं वो भी मोटे हैं, उनका कहीं भी खुलासा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है लाजपत जो आपने बताया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।